अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूविकी। और आज की ये जो वीडियो है इसमें हम करेंगे CS 304 की असाइनमेंट नंबर 2 का सोल्यूशन फॉर 2018। तो चलें इसकी मैं क्वेश्चन फाइल ओपन कर लेता हूँ। जब तक फाइल ओपन होती है तब तक मैं आपको एक चीज़ दिखा दूँ। यहाँ पे बहुत से स्टूडेंट्स में से ये पूछते हैं कि डिस्क्रिप्शन क्या चीज़ है। तो ये जो वीडियो आप जैसे आप देख रहे हैं, फॉर एग्जाम्पल ये वीडियो थी लास्ट टाइम, तो इस वीडियो को थोड़ा सा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो यहाँ पर कुछ चीज़ें इस तरह से लिखी हुई आपको नज़र आएंगी। लाइक ये सब्सक्राइब एंड शेयर और ये कुछ लिंक्स होंगे यहाँ पे, नॉर्मली आपको इस तरीके से शेयर होंगे। यहाँ पे जैसे आप थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये चैनल के नाम के पास ये जो इतना सा पोर्शन आपको नजर आएगा छोटा सा, ये होती है डिस्क्रिप्शन। तो आप शो मोर पे अगर आप क्लिक करें तो आपको यहाँ पे काफ़ी यूजफुल लिंक्स भी मिल जाएंगे, लाइक पास पेपर्स वगैरह के लिए। एंड यहाँ पे अगर आप देखें सबसे टॉप पे वो मैं फाइल के सोल्यूशन का लिंक आपको दे देता हूँ। लेकिन ये सोल्यूशन वीडियो बनाने का जो मेन मकसद है वो ये होता है कि आप वीडियो को देख के समझ के उस सोल्यूशन को काम करें, अदरवाइज उसका कोई फ़ायदा नहीं है। और वीडियो में ज़ाहिर ये भी बताता हूँ कि आपने चेंजिंग कहाँ कहाँ पे करनी है। तो सारी चीज़ें जो है इंपॉर्टेंट होती हैं, इसलिए आप जस्ट वीडियो पे आके सिर्फ और सिर्फ सोल्यूशन फाइल पे जाके और सोल्यूशन लेके ना मत चले जाया करें, वीडियो को पूरा देख लिया करें। मैं यही कोशिश करता हूँ कि वीडियो हमेशा छोटी से छोटी बने ताकि आप जल्दी से वीडियो को देख सकें। तो पूरी वीडियो को देख लीजिएगा और उसके बाद ये सोल्यूशन फाइल जो है आप लीजिएगा। एंड अभी चूँकि काफ़ी दिन है तो वीडियो के मैं बनाने के बाद आपको सोल्यूशन फाइल भी प्रोवाइड कर दूंगा। और यहाँ पे आपको एक रेड कलर का सब्सक्राइब का बटन दिखेगा तो उसको भी क्लिक कर दें। और ये सादा सी जो बेल बनी हुई है साफ, इसके ऊपर आप अगर आप क्लिक कर देंगे तो ये साइडों पे उसके कान बन जाएंगे। इट मीन्स कि जब मैं कोई भी वीडियो अपलोड करूं तो आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाएगा, तो आपको वेट नहीं करना पड़ेगा। तो चलिए अब हम चलते हैं सबसे पहले अपनी क्वेश्चन फाइल की तरफ। तो क्वेश्चन फाइल में ये है कि इसकी लास्ट डेट 30 है और मुझे 3-4 दिन पहले से ही इसकी रिक्वायरमेंट्स आना शुरू हो गई थी। तो जब यार लास्ट डेट जब पड़ी होती है तो थोड़ा सा हौसला रखा करें, कुछ नहीं होता। और उसके बाद हमने करवानी है CPP फाइल में अपनी फाइल जमा करवानी है, ये भी क्लियर हो गया। और उसके बाद यहाँ पे कुछ इसके एडवांटेजेस हैं। अब हम आते हैं अपनी प्रॉब्लम स्टेटमेंट की तरफ। और ये प्रॉब्लम स्टेटमेंट समझना बहुत ही जो है वो इम्पॉर्टेंट है, क्योंकि इसको समझने के लिए मुझे आधा घंटा लग गया था कि यहाँ पे एक्चुअली चाहते क्या हैं हमारे से ये। तो सबसे पहले ये है कि हमने एक प्रोग्राम लिखना है जिसके अंदर हमारे पास पर्सन, स्टूडेंट और एग्जाम नाम की 3 क्लासेस होंगी। उन क्लासेस में अंदर क्या है कि हमने इनहेरिटेंस करनी है, ठीक है। तो सबसे पहले तो हमने ये टेक्निक यूज़ करनी है। उसके बाद ये है कि जो पर्सन क्लास है वो हमारी बेस क्लास होगी, स्टूडेंट क्लास होगी जो इंटरमीडिएट क्लास होगी, यानी कि इंटरमीडिएट बेस क्लास। इट मीन्स कि पहली मेन जो है वो बेस क्लास ये होगी, सेकंड जो है वो बेस क्लास मतलब उस बेस क्लास की चाइल्ड क्लास ये होगी, और उसके बाद हमारी ये जो एग्ज़ाम है ये सबसे एंड पे आएगी। इट मीन्स कि सबसे पहले जो पेरेंट क्लास होगी यानी कि हमारी जो पर्सन क्लास होगी वो बनेगी ग्रैंड पेरेंट क्लास। उसके बाद ये जो स्टूडेंट होगी ये बनेगी पेरेंट क्लास, और ये जो एग्जाम होगा ये हमारा बनेगा चाइल्ड क्लास। और उसके बाद हमने क्या करना है, इसकी इनहेरिटेंस जो हमने कुछ इस तरीके से करनी है कि जो पर्सन क्लास है और जो हमारी एग्जाम क्लास है वो कुछ इस लिहाज से इनहेरिट हों कि हमारी जो पर्सन क्लास या फिर आप कह लें कि हमारी जो स्टूडेंट क्लास है वो डायरेक्टली अटैच हो पर्सन के साथ, और हमारी जो एग्जाम क्लास है वो डायरेक्टली हो स्टूडेंट के साथ और इनडायरेक्टली हो पर्सन के साथ। यहाँ पे ये चीज़ लिखी हुई है और उसकी जो एक डायग्राम यहाँ पे बनाई हुई है कि हमारी यहाँ पे अभी हमने यहाँ पे डिग्री स्टूडेंट लिखा है जस्ट कंफ्यूज करने के लिए। तो एग्जाम क्लास जो है वो हमारी डायरेक्टली अटैच हो स्टूडेंट के साथ और उसके बाद वो इनडायरेक्टली अटैच हो जाए पर्सन के साथ। तो ये हमारा एक मेन मकसद है, इस टाइप की हमने यहाँ पे इनहेरिटेंस करनी है। अब बात सिर्फ इनहेरिटेंस पे ख़त्म नहीं हो जाती, हमने इनहेरिटेंस करने के बाद तीनों क्लासेस के अंदर ये कुछ डाटा मेंबर्स हैं ये डिक्लेयर करने हैं, और इन डाटा मेंबर्स को यूज़ करते हुए हमने कुछ वैल्यूज़ को प्रोवाइड करना है। अब यहाँ पे एक चीज़ और आपने जो जहन में रखनी है वो ये है कि जो नाम इन्होंने यहाँ पर हमें प्रोवाइड किए हैं, जिन स्पेलिंग्स के साथ इन्होंने हमें प्रोवाइड किए हैं, हमने भी सेम उसी तरीके से जो है इसको यूज़ करना है। और उसके बाद यहाँ पर हमने 2 फंक्शंस बनाने हैं, रीड फंक्शंस एंड डिस्प्ले फंक्शन, यानी कि रीड डाटा एंड डिस्प्ले डाटा के 2 फंक्शन हमने बनाने हैं। अब इन फंक्शंस का यहाँ पे मकसद ये है कि जब हम सी आउट करवाएं तो वो हम करवाएं रीड डाटा के अंदर, और जब रीड डाटा के अंदर हमारी सारी वैल्यूज़ का सी आउट हो जाए तब हमारा ये जो डिस्प्ले डाटा का फंक्शन है उस डाटा को एग्जीक्यूट कर दे। यानी कि जब हमारा प्रोग्राम रन हो और सी आउट के लिए तैयार हो जाए तो सी आउट का जो डाटा है वो इसमें आके रुक जाए, और उसके बाद जब हम डिस्प्ले फंक्शन को कॉल करवाएं तो उसका डाटा जो है हमारा एग्जीक्यूट हो जाए। तो ये छोटा सा बेसिक सा काम है, और यहाँ पे एंड पे हमें जो है वो आउटपुट दिया हुआ है और हम इसी आउटपुट को यहाँ पे क्रिएट करेंगे, और एक आउटपुट हम इससे डिफरेंट भी क्रिएट करेंगे रैंडमली ताकि आपको इसमें पता चल जाए। अब इंटरनेट पे इस वक्त काफ़ी सॉल्यूशंस अवेलेबल हैं, और 3 दिन पहले से ही वो सॉल्यूशन अवेलेबल हो गया था। एक सॉल्यूशन था वो आप सबको उसके बारे में पता होगा,
बट वो मैं आपको कई बार कह चुका हूँ बहुत से लोगों को कि वो सोल्यूशन गलत है, बिकॉज यहाँ पे अगर आप देखें तो मार्क्स स्कोर्ड इन सब्जेक्ट नंबर 1 जो है वो मैक्सिमम 100 लिखा हुआ है। अब यहाँ पे इन्होंने हमें कुछ नहीं कहा कि आपने अगर नंबर जो है वो 100 से ज़्यादा लिख दिए जाए तो क्या करना है, लेकिन यार एक कॉमन सेंस की चीज़ है कि अगर इन्होंने यहाँ पे मैक्स 100 लिखा है और हम यहाँ पे 120 एंटर कर देते हैं तो इट मीन्स कि इसको प्रोग्राम को वो मार्क्स वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं करना चाहिए। कुछ ऐसी टेक्निक हमें यहाँ पे लगानी है। अब ये CS304 है तो वहाँ पे आपको सब कुछ नहीं प्रोवाइड करेंगे। अगर 201 होती तो आपको एक एक लफ्ज़ उन्होंने कहना था कि आपने ये भी करना है ये भी करना है, लेकिन ये 304 है, एडवांस है, ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड है, तो यहाँ पे हमें खुद का भी दिमाग लगाना पड़ता है और ये सारी चीज़ें हमें यहाँ पे नहीं बताते जो मेन थिंग है यहाँ पे जिसकी वजह से बच्चों के मार्क्स कम हो जाते हैं। तो यहाँ पे ये चीज़ है और इस चीज़ को आउटकम करने के लिए हम एक इफ़ की स्टेटमेंट बताएंगे जो इस वक्त इंटरनेट पर जितने भी सोल्यूशंस अवेलेबल हैं उनमें कहीं पर भी नहीं लगी हुई है और वो यहाँ पर लगेगी, जो कि मुझे लगता है कि ऐसा होना चाहिए एज पर प्रोग्रामिंग रिक्वायरमेंट। वो चीज़ यहाँ पे होनी चाहिए अगर आप यहाँ पे मैक्स 100 का वर्ड यूज़ कर रहे हैं तो, क्योंकि हमारे पास नंबर्स की लिमिट है मैक्सिमम 100 और उसके बाद ये सारा पोर्शन जो है हमने यहाँ पे डिस्प्ले करवाना है। तो चलिए अब हम चलते हैं अपने डेव में। पहले मैं सोच रहा था कि प्रोग्राम जो है वो साथ साथ लिख लूँ, फिर मैंने सोचा कि लिख के दिखा देता हूँ, तो देन मैंने सोचा कि लाइन बाय लाइन आपको शो करवा दूंगा और बाकी वो जो राइटिंग का काम होगा वो एडिटिंग में अंदर काट दूंगा और जो पर लाइन जो है आपको शो करवा दूंगा। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे कि हैश इंक्लूड आईओ स्ट्रीम वाला पोर्शन करेंगे, ठीक है। उसके बाद हम करेंगे यूजिंग नेम स्पेस std। ये सब कर लेने के बाद अब काम आता है हमारा कि हमने अपनी पर्सन क्लास जो है वो डिक्लेयर करनी है, क्योंकि यहाँ पे अगर हम देखें कि हमारे पास मेन क्लास जो है वो पर्सन है, तो हम क्या करते हैं कि यहाँ पे पर्सन क्लास जो है वो डिक्लेयर कर देते हैं। क्लास डिक्लेयर करने के बाद क्या है कि हम उसका प्राइवेट पोर्शन लिखते हैं और प्राइवेट पोर्शन के अंदर उसके प्राइवेट ये जो डाटा मेंबर्स हैं नेम, जेंडर और एज, ये हम लिख देते हैं। तो यहाँ पे हमने नेम जो है वो कर दिया स्ट्रिंग के अंदर, जेंडर जो है हमने वो भी स्ट्रिंग के अंदर कर दिया और जो एज है वो हमने इंटीजर में कर दी। अब नेम और जेंडर को स्ट्रिंग में करने का मकसद ये था कि अगर हम इसको करते हैं करैक्टर में तो करैक्टर में हमें इसको एरे बनाना पड़ेगा। अगर हम इसको एरे बनाते हैं तो एरे को वैल्यूज़ लेने देने के लिए हमें जो है वो लूप इस्तेमाल करनी पड़ती है या फिर हमें जो है वो सेटर गेटर बनाने पड़ेंगे। तो उस वजह से प्रोग्राम काफ़ी लेंथी बन रहा था और सेटर गेटर की वजह से कुछ और सिचुएशंस भी थी जो प्रॉब्लम क्रिएट कर रही थी, जैसे कि हम पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज़ करेंगे ऑफ कोर्स, और अगर हम पैरामीटराइज नहीं भी करते तो मेन में जाके हमारा जो ऑब्जेक्ट था उसमें प्रॉब्लम आ रही थी, क्योंकि हमने डाटा जो है वो इन दो फंक्शंस को यूज़ करते हुए शो करवाना है और जबकि रीड डाटा को हम फिर यूज़ नहीं कर पा रहे थे अगर हम वहाँ पे सेटर गेटर को यूज़ कर रहे थे। इसमें मैं ऑलरेडी 2-3 घंटे लगा चुका हूँ और खपखपाने के बाद जो है फाइनल सोल्यूशन मेरे पास यही बना है। ये करने के बाद अब हम आ जाएंगे पब्लिक पोर्शन के अंदर। पब्लिक पोर्शन के अंदर हमने क्या करना है कि अब हमने अपना कंस्ट्रक्टर जो है वो लिख के डिफाइन करना है। कंस्ट्रक्टर इसलिए क्योंकि हमारा ये जो पोर्शन है ये पड़ा हुआ है प्राइवेट के अंदर, और प्राइवेट क्यों है? क्योंकि इन्होंने हमें कहा है डाटा मेंबर्स। सो नॉर्मली जब हम डाटा मेंबर्स का वर्ड यूज़ करते हैं तो इट मीन्स कि प्राइवेट वाला पोर्शन। तो उसके बाद अब यहाँ पे हम अपना लिखेंगे कंस्ट्रक्टर का नेम। कंस्ट्रक्टर का नेम कैसे होता है आपको पता ही है, जो हमारी क्लास का नेम होता है वही हमारे कंस्ट्रक्टर का नेम होता है। और उसके बाद हम कंस्ट्रक्टर के अंदर डिफाइन करेंगे कि यूज़र से हमने क्या काम करवाना है। तो कंस्ट्रक्टर के थ्रू चूँकि हमने वैल्यूज़ पास करवानी होती हैं तो कंस्ट्रक्टर के अंदर 2 तरीके होते हैं, या तो आप डायरेक्टली वैल्यूज़ दे दो या फिर आप यूज़र से वैल्यूज़ ले लो। और अब हम यहाँ पे क्या कर रहे हैं कि हम यूज़र से वैल्यूज़ ले रहे हैं। वैसे यहाँ पे मेंशन नहीं किया हुआ कि आपने डायरेक्टली वैल्यूज़ देनी है या यूज़र से वैल्यू लेनी है, तो मुझे ये लगा कि बेटर ये रहेगा कि हम यूज़र से जो है वो वैल्यू लें। तो यहाँ पे जो है हम सी आउट के थ्रू कहते हैं नेम एंटर करो, तो आगे नेम की वैल्यू हमने सी इन करवा दी। उसके बाद हम जेंडर की वैल्यू सी इन करवा देते हैं और उसके बाद हम एज की वैल्यू सी इन करवा देते हैं। सी इन से मुराद है कि यूज़र यहाँ पे नंबर एंटर करेगा। और उसके बाद क्या करते हैं कि हमारा ये जो था अपना कंस्ट्रक्टर डिक्लेयर का पोर्शन था वो ख़त्म हो गया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि अपने रीड डाटा फंक्शन को यहाँ पे कॉल करवाते हैं, जो कि हमारा ये फंक्शन है। अब यहाँ पे एक चीज़ आपने और ध्यान में रखनी है कि हमारी जो सीक्वेंस होगी वो पहली 2 क्लासेस की बिल्कुल सेम रहेगी। 3rd क्लास में चूँकि नंबर्स हैं और वहाँ पे जाके वो इफ स्टेटमेंट की चीज़ आती है तो तब वहाँ पे जाके सीक्वेंस थोड़ी सी चेंज होगी, अदरवाइज पहली दोनों के अंदर सीक्वेंस सेम है। तो डाटा मेंबर्स डिक्लेयर करने के बाद हम पब्लिक में आने के बाद हमने कंस्ट्रक्टर बनाया, कंस्ट्रक्टर को वैल्यूज़ दी यानी कि यूजर से वैल्यूज़ ले सके। और उसके बाद हम आगे रीड डाटा के फंक्शन पे। रीड डाटा में आके हमने जो वैल्यूज़ यूज़र से ली थी हमने वो सारी वैल्यूज़ जो है वहाँ पे सी आउट करवा देनी है। तो रीड डाटा में आके हम करते हैं सी आउट नेम, और सी आउट नेम इज़ लेस देन नेम, जो कि रिक्वायरमेंट थी हमारी इस तरीके से कि हमने यहाँ पे सी आउट नेम कॉलन स्पेस और आगे नाम शो करवाना था। तो हमने क्या कर दिया, नेम कॉलन स्पेस और आगे हम अपना नाम को हमने कॉल करवा लिया, नाम वाले वेरिएबल को कॉल करवा लिया। उसके बाद हम जेंडर वाले वेरिएबल के साथ भी ऐसे ही करते हैं। देन हम क्या करते हैं कि एज वाले वेरिएबल के साथ भी ऐसे ही करते हैं। ये सब करने के बाद
हमारा रीड डाटा का पोर्शन जो है वो ख़त्म हो गया। अब रीड डाटा ने क्या किया कि जो वैल्यूज़ यहाँ पे पड़ी हुई थी उन वैल्यूज़ को अपने अंदर ला के एग्जीक्यूट करवा दिया, या आप कह सकते हैं कि उनको पढ़ लिया या उनको स्टोर कर लिया। उसके बाद हम क्या करते हैं कि हमारा ये जो फंक्शन था डिस्प्ले डाटा का फंक्शन, ये वाला फंक्शन बनाते हैं और इसके अंदर हम क्या करते हैं कि अपने रीड डाटा की वैल्यूज़ एग्जीक्यूट करवा देते हैं। अब ये एग्जीक्यूट सिर्फ सादा तरीके से नहीं हो जाती हैं, यहाँ पे जाके हम वो कोटेशंस जिसको हम कहते हैं स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ करते हैं, क्योंकि हमारा डाटा जो है वो प्राइवेट में पड़ा हुआ है। तो यहाँ पे जाके क्या किया कि हमने डिस्प्ले डाटा का जो है वो फंक्शन जो है वो यहाँ पे लिख भी दिया और साथ ही हम उसको डिफाइन भी कर देते हैं। सिर्फ इस लाइन में हमने डिक्लेयर कर दिया। अब साथ ही मैं उसको डिफाइन करता हूँ, और डिफाइन में आप देखें कि क्या किया कि मैंने पर्सन क्लास की रेफरेंस दी है, आगे स्कोप रेजोल्यूशन यूज़ किया है और यहाँ पे मैंने ये एग्जीक्यूट करवाया। क्योंकि अगर मैं ये लाइंस नहीं लिखता तो मेरा ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट होने के बाद मुझे स्क्रीन पे कुछ भी शो नहीं करवाता, बिकॉज ये वाले जो वेरिएबल्स हैं जिनकी वैल्यूज़ हम शो करवाना चाह रहे हैं वो पड़े हुए हैं प्राइवेट के अंदर। तो प्राइवेट का डाटा इस तरह से तो शो ही नहीं होता। तो इसलिए हमने क्या किया कि इसको हमने इस तरह स्कोप रेजोल्यूशन को यूज़ करते हुए अपनी रेफरेंस देके पर्सन क्लास की कि भाई हम पर्सन क्लास को जानते हैं, वो हमें जानती है, तो उसका डाटा एग्जीक्यूट करवाओ। तो वो हमने डाटा एग्जीक्यूट करवा दिया रीड डाटा का। अब रीड डाटा के अंदर जो है वो ऑलरेडी हमारा डाटा जो है वो रीड हुआ पड़ा है, यानी कि आप कह सकते हैं कि उसने पकड़ के डाटा जो है वो अपने हाथ में पकड़ा हुआ है और जस्ट क्या है कि उसने हमें हैंड ओवर करना है। तो हैंड ओवर का काम जो है हमने डिस्प्ले डाटा के थ्रू करवा दिया कि डिस्प्ले डाटा के अंदर हमने रीडेड डाटा को एग्जीक्यूट करवा दिया इस लाइन को यूज़ करते हुए। ये जो आपके सामने है पर्सन, ये डबल कॉलन, इसको हम स्कोप रेजोल्यूशन कहते हैं, और बाद में हमने रीड डाटा को एग्जीक्यूट करवा दिया, यानी कि उसको कॉल करवा लिया। तो जहाँ पे ये रीड डाटा कॉल हुआ, स्कोप रेजोल्यूशन की वजह से इसको रेफरेंस मिल गई पर्सन क्लास की, और इसको जो है हमारे डाटा को डिस्प्ले करने की अथॉरिटी मिल गई, और जैसे इसको अथॉरिटी मिली इसने हमारे डाटा को एग्जीक्यूट करके स्क्रीन पर डिस्प्ले कर दिया। और यहाँ पे जाके हमारी क्लास नंबर जो है क्लास पर्सन यानी कि पहली क्लास यानी कि ग्रैंड पेरेंट क्लास जो है वो ख़त्म हो जाती है। अब बात आती है हमारे क्लास नंबर 2 की। हमेशा जब भी मैं अब तक क्लास की जितने भी मैंने वीडियोस बनाई हैं, मैं हमेशा एक चीज़ कहता हूँ कि हमारी जो पोर्शन होता है, हमारा क्लास का पोर्शन, वो एक सीक्वेंस में फॉलो होता है। तो यहाँ पे आप देखें कि एक सीक्वेंस चल रही थी और वहाँ पे जाके हमारी क्लास होगी ख़त्म। अब सेकेंड क्लास के अंदर भी सेम सीक्वेंस चलेगी। स्टूडेंट क्लास बनाई और यहाँ पर हमने की है इनहेरिटेंस। इनहेरिटेंस का कोड ये होता है कि आपने कॉलन लगाना है, उसके बाद आपने कौन सी इनहेरिटेंस करवानी है आपने वो लिखना है। उन्होंने चूंकि हमें मेंशन नहीं किया था, देन वी विल गो विद द इजीएस्ट वन जो कि है पब्लिक इनहेरिटेंस। तो हमने यहाँ पे पब्लिक लिखा और आपने पर्सन का नाम लिख दिया। तो पर्सन के अंदर जो पब्लिक पोर्शन होगा या फिर पर्सन की जो फीचर्स होंगे वो पब्लिकली यहाँ पे इनहेरिट हो जाएंगे, यानी कि प्राइवेट वाले तो इनहेरिट हो ही नहीं सकते, प्राइवेट वाले तो होते हिडन है। इट मीन्स के जो पब्लिक का इसका जो पब्लिक पोर्शन होगा वो यहाँ पे आके पब्लिकली इनहेरिट हो जाएगा। अब चूंकि वो वहाँ पे पब्लिक है तो हमें क्या ज़रूरत है उसको यहाँ पे ला के प्राइवेट करने की, मतलब पंगा लेने वाली बात है बिला वजह के। तो हमने इसको डायरेक्टली जो है इनहेरिट कर दिया। अब पब्लिक क्लास को पर्सन क्लास को हमने पब्लिकली यहाँ पे इनहेरिट किया, और इनहेरिट करने के बाद हम क्या करते हैं कि अब क्लास हमारी जो स्टूडेंट क्लास है उसको लिखना शुरू करते हैं। उसका प्राइवेट पार्ट आया, उसके प्राइवेट पार्ट के अंदर 2 वेरिएबल्स थे, एक था रोल नंबर और एक था सब्जेक्ट। तो रोल नंबर को हमने कर लिया इंटीजर में और सब्जेक्ट को हमने कर लिया स्ट्रिंग में। सब्जेक्ट से मुराद आप कह सकते हैं कि कोर्स टाइटल जो है हमारा कौन सा है, जैसे नॉर्मली BScs हो गया, IT हो गया, इस तरह से। तो इसलिए हमने इसको स्ट्रिंग में रख दिया। और उसके बाद सेम वही रीज़न, अगर हम इसको करैक्टर में रखते तो हमें वो बनाना पड़ना था एरे बनाते तो हमें पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर को यूज़ करना पड़ सकता था, और अगर हम डिफ़ॉल्ट के साथ जाते तब भी इश्यूज बन रहे थे। और उसके बाद हमने क्या किया कि यहाँ पे पब्लिक को यूज़ किया। पब्लिक को यूज़ करने के बाद यहाँ पे हमने स्टूडेंट का जो हमारी ये जो क्लास है सेम उसी क्लास का हमने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर लेके आए हम यहाँ पे, और कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करते हैं। कंस्ट्रक्टर में हमने क्या किया कि सी आउट करवाया रोल नंबर और सीन के थ्रू रोल नंबर की वैल्यू यूज़र से ले ली। सेम इसी तरह सब्जेक्ट को सी आउट करवाया और सब्जेक्ट की वैल्यू हमने यूजर से ले ली, और कंस्ट्रक्टर जो है हमारा यहाँ पे खत्म हो गया। अब बात आती है हमारे नेक्स्ट, इसके जैसे ऊपर हमने इसका किया था रीड डाटा, अब सेम बात आती है इसके रीड डाटा की, लेकिन इसके रीड डाटा में थोड़ा सा एक डिफरेंस होगा, और वो ये क्योंकि हमने इसको इनहेरिट करवाया है उसके साथ, और ये हमारी इंटरमीडिएट क्लास है। तो इसके अंदर हम क्या करेंगे कि इस क्लास का ये जो रीड डाटा का फंक्शन होगा, मतलब यानी कि इस क्लास का ये डिस्प्ले डाटा का फंक्शन जो होगा उसको हम रीड डाटा के अंदर जो है वो एक बार जो है वो डिक्लेयर करवाएंगे, या फिर आप कह सकते हैं कि कॉल करवाएंगे। तो यहाँ पर अगर आप देखें तो हमने वॉइड रीड डाटा सेम उसी तरह लिखा जैसे ऊपर लिखा था, लेकिन यहाँ पे हम एक लाइन जो है वो लिखेंगे विद जो कि है पर्सन, और रीड डिस्प्ले डाटा का हमारा जो फंक्शन था पर्सन का वो हमने यहाँ पे
जो आप कह सकते हैं कि कॉल करवा लिया, ठीक है। तो ये वाला जो फंक्शन है ये वहाँ पे हमने कॉल करवा लिया ताकि ये इसको एग्जीक्यूट करने में हेल्प कर सके। ये ऐसे क्यों है वो मैं आपको अभी बताता हूँ, क्योंकि जब हम मेन में जाके ऑब्जेक्ट्स डिक्लेयर करते हैं तब जाके हमें इसकी ज़रूरत पड़ती है। तो नेक्स्ट जब हमने ये लिख लिया डिस्प्ले डाटा का फंक्शन, तो उसके बाद क्या हुआ कि हमने यहाँ पे रोल नंबर की वैल्यू जो है वो डिस्प्ले करवा दी, और उसके बाद हमने सब्जेक्ट की वैल्यू जो यूजर से ली थी वो डिस्प्ले करवा दी, और यहाँ पे हमारा रीड डाटा का फंक्शन भी हो गया खत्म। अब रीड डाटा का फंक्शन को हमने जो कि वैल्यूज दे चुके हैं, इसके अंदर हमने एग्जीक्यूशन का प्रोसेस स्टार्ट कर चुके हैं, तो जो चीज़ें हम अब एक्चुअली में डिस्प्ले करवाना चाहते हैं उसकी एग्जीक्यूशन कैसे होगी, सेम वैसे ही जैसे हमारी इस डिस्प्ले डाटा की हुई थी। तो यहाँ पे भी हम क्या करेंगे कि वर्ड डिस्प्ले डाटा लिखेंगे, और उसके बाद हम क्या करेंगे कि उसके अंदर हम स्टूडेंट का रीड डाटा का फंक्शन जो है वो कॉल करवा लेंगे। तो इसकी वजह से क्या होगा कि ये जो कॉल हमने करवाया ये एग्जीक्यूट हो जाएगा और हमें स्क्रीन के ऊपर अपना ये जो डाटा हम जिसको दे चुके हैं वो शो करवा देगा। तो यहाँ पे हमारी सेकंड क्लास भी हो जाती है ख़त्म। अब बात आती है हमारी थर्ड क्लास की, विच इज़ क्लास एग्जाम, और इसके अंदर जो है वो हमने पब्लिक किया है स्टूडेंट को। यहाँ पे हमने क्या किया था कि हमने पब्लिक किया था पर्सन को, यहाँ पे हम करेंगे पब्लिक स्टूडेंट को, क्योंकि ये स्टूडेंट के साथ इनहेरिट होनी है। उसके बाद हम यहाँ पे क्या करेंगे कि नेक्स्ट हम प्राइवेट में जाएंगे, प्राइवेट में जाने के बाद इसके इंट सब्जेक्ट 1 मार्क्स और सब्जेक्ट 2 मार्क्स जो कि यहाँ पे हमारी रिक्वायरमेंट है वो हम लिखेंगे, और वो करने के बाद हमारा ये प्राइवेट का पोर्शन खत्म हो जाएगा। पब्लिक में आएंगे, पब्लिक में आने के बाद हम एग्जाम का जो है वो कंस्ट्रक्टर कॉल करवाएंगे, कंस्ट्रक्टर को हम डिफाइन करेंगे, यानी कि उसके अंदर हम वैल्यूज़ जो हैं वो शो करवाएंगे यूज़र को, और यूज़र से हम एज कुछ वैल्यूज़ जो हैं वो नंबर के तौर पे लेंगे, विच इज़ मार्क्स 1 सी इन करवा लिया, और मार्क्स 2 को भी हमने सी इन करवा लिया सी आउट का मैसेज शो करने के बाद। यहाँ पे भी हमारा कंस्ट्रक्टर हो गया ख़त्म। उसके बाद जो नेक्स्ट बारी आती है वो है रीड डाटा के फंक्शन को कॉल करवाने की। अब रीड डाटा के अंदर जो हमने फंक्शन कॉल करवाना है वो हम करवाएंगे डिस्प्ले फंक्शन, और वो डिस्प्ले फंक्शन होगा स्टूडेंट का। तो हमने यहाँ पे स्टूडेंट यूज़ किया, स्कोप रेजोल्यूशन लगाया, और डिस्प्ले का हमने जो डिस्प्ले डाटा का जो फंक्शन था वो हमने यहाँ पे कॉल करवा लिया। इसका रीज़न एज ए सेट कि मैं आपको एंड पे बताऊँगा, क्योंकि ये एंड की वजह से आ रहा है यहाँ पे। देन हमने यहाँ पे जो ट्रिकी पार्ट आता है, जो चीज़ चेंज होके आती है वो ये है कि यहाँ पे हमें ये एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी। अब ये इफ़ स्टेटमेंट लगाने का मकसद क्या है, यहाँ पे अगर आप गौर से देखें तो क्वेश्चन के अंदर जिन्होंने हमें सोल्यूशन दिखाया है वहाँ पे ये है कि सब्जेक्ट 1 और सब्जेक्ट 2 के मैक्सिमम मार्क्स 100 हैं। तो अगर हम 100 से ऊपर वैल्यू को एंटर करते हैं तो फिर क्या होगा, फिर तो हमारा प्रोग्राम वैसे का वैसे ही एग्जीक्यूट हो जाएगा। अगर यहाँ पे 169 कर देता तब क्या होना था कि यहाँ पे 169 आया था, यहाँ पे वैल्यू जो है वो 254 हो सकती थी। तो उसका फिर ये मैक्सिमम 100 लिमिट लगाने का फ़ायदा क्या है, यूज़र जो भी वैल्यू एंटर करेगा वो तो हो जाएगी। तो उसके लिए क्या किया कि यहाँ पे जो मुझे लग रहा था वो ये था कि हमें एक इफ़ स्टेटमेंट लगानी चाहिए, ताकि जब हमारा प्रोग्राम यहाँ पे आए और यूज़र अगर 100 से बड़ी वैल्यू दे तो हमारा प्रोग्राम उसको एक एरर मैसेज शो करवा दे कि आपने जो वैल्यू एंटर की है वो 0 से 100 के दरमियान में नहीं है। यानी कि हमारा जो मैसेज हो है वो इस तरह से आ जाए कि आपने जो वैल्यू लिखी है वो 100 से बड़ी है, या जो भी रिक्वायरमेंट है इसकी, जैसे कि मैक्स इज़ 100, तो 100 वैल्यू वो यहाँ पे नहीं है। अब ज़ाहिर है अगर हम मार्क्स की बात करें तो मार्क्स जो है वो 0 से कम भी तो नहीं हो सकता ना, नेगेटिव में तो कोई मार्किंग नहीं होती, नेगेटिव मार्क्स तो नहीं आ सकते किसी चीज़ के अंदर। तो इसलिए यहाँ पे हमने एक इफ़ स्टेटमेंट लगाई विच इज़ सब्जेक्ट मार्क्स 1, अगर जो है इफ़ सब्जेक्ट मार्क्स 1 मार्क्स आर ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 एंड सब्जेक्ट 1 मार्क्स लेस देन इक्वल टू 100, यानी कि अगर तो वो 0 से बड़े हैं और सब्जेक्ट 1 के, और 100 से छोटे हैं, यानी कि 0 से लेके 100 तक। हमने 0 को भी इंक्लूड किया है, 100 को भी इंक्लूड किया है, क्योंकि हमने यहाँ इज इक्वल टू का साइन डाला है। तो अगर वो 0 से लेके 100 के दरमियान में है, और यहाँ पे एंड स्टेटमेंट फिर लगाई कि अगर सब्जेक्ट 2 के भी 0 से ऊपर और 100 के नीचे हैं, यानी कि दोनों ये जो हमारे वेरिएबल्स हैं सब्जेक्ट 1 एंड सब्जेक्ट 2, दोनों के जो वैल्यूज़ हैं वो 0 से ऊपर और 100 के अंदर अंदर हैं। तो चारों को हमने क्या किया, एंड स्टेटमेंट के थ्रू कंबाइन कर दिया। एंड स्टेटमेंट लगाने से क्या हुआ कि वो सारी वैल्यूज़ को चेक करेगा, और अगर सारी की सारी जो है वो इन नंबर्स के तहत आती हैं तभी जाके हमारे प्रोग्राम का अगला पोर्शन ये एग्जीक्यूट करेगा। अदरवाइज वो जो इतना पोर्शन है कैलकुलेशन वाला यानी कि मार्क्स वाला, उसके अंदर हमें एरर शो कर देगा। अब ये स्टेटमेंट हमने यहाँ पे लगा दी। ये लगाने के बाद हमने क्या किया कि जो वैल्यूज़ हम यहाँ पे ये सी आउट करवा रहे थे ना, जैसे रीड डाटा के अंदर ये हम सी आउट करवा रहे थे, हम सेम उसी तरह अपना प्रोग्राम जो है यहाँ पे सी आउट करवाएंगे। तो यहाँ पे हमने क्या किया
कि सी आउट करवा दिया हमने मार्क्स स्कोर्ड इन सब्जेक्ट 1, तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स शो करवा दिए, और उसके बाद C2 में हमने सब्जेक्ट 2 के मार्क्स शो करवा दिए। ये करवाने के बाद हमने क्या किया, चूंकि हमें टोटल मार्क्स भी चाहिए थे, यहाँ पे लिखा होगा कि टोटल मार्क्स स्कोर्ड इज इक्वल टू 150, तो हम इन दोनों का सम भी हमने फाइंड करना था। तो इन दोनों का सम फाइंड करने के लिए हमने क्या किया कि एक सी आउट की लाइन लिखी और डायरेक्टली उसके आगे फॉर्मूला पुट कर दिया। अलग से फॉर्मूला पुट करके सी आउट करने की कोई ज़रूरत नहीं है, डायरेक्टली फॉर्मूला पुट कर दिया। तो वो क्या करेगा कि जब ये लाइन एग्जीक्यूट होगी तो सब्जेक्ट 1 के मार्क्स पकड़ेगा, प्लस करके सब्जेक्ट 2 के मार्क्स पकड़ेगा, जो टोटल सम हमारे पास बनेगा वो स्क्रीन पे हमें शो करवा देगा। और यहाँ पे हमारा ये वाला पोर्शन भी, डिस्प्ले वाला पोर्शन भी खत्म हो गया। अब इसके बाद चूंकि हमने इफ स्टेटमेंट लगाई है तो हमें एल स्टेटमेंट लगानी पड़ेगी ताकि हम अपना मैसेज शो करें। मैसेज का क्या मकसद है कि जब अगर ये वाली कंडीशन फॉल्स हो जाती है, यहाँ इनमें से कोई एक वैल्यू जो है वो इसके ऊपर पूरा नहीं उतर रही, इट मीन्स कि ये वाला पोर्शन फिर एग्जीक्यूट नहीं होगा। अब ये वाला पोर्शन एग्जीक्यूट नहीं होगा तो फिर ज़ाहिर है हमें कुछ तो शो करवाना पड़ेगा ना इस जगह पे, ताकि यूज़र को पता चल सके कि यहाँ पे क्या मसला है। तो उसके लिए हमने क्या किया कि एल्स लगा के एक एरर मैसेज शो कर दिया, विच इज़ एरर्स मार्क्स शुड इन बिटवीन 0 to 100, कि हमारी जो मार्क्स की ये जो वैल्यू है, इन दोनों की वैल्यू जो है वो 0 से लेके 100 के दरमियान में होनी चाहिए। ऊपर मैंने एक कमेंट ऐड किया है कि विल शो दिस एरर इफ मार्क्स आर लेस देन 0 एंड ग्रेटर देन 100। ये कमेंट इसलिए शो किया ताकि व्यू वालों को पता चल सके कि इन्होंने हमें यहाँ पे कोई रिक्वायरमेंट नहीं दी है कि आप क्या करें अगर यहाँ पे 0 से 100 से बड़े मार्क्स होते हैं। तो यहाँ पे उनको बताने के लिए कि भाईजान आप हमें ये भी बताते कि अगर 0 से 100 से बड़े हैं या 0 से कम है तो क्या किया जाए। तो ये कमेंट स्पेशली उनके लिए ऐड किया गया है, एग्जामिनर के लिए, चेकिंग करने वाले के लिए, जो आपका असाइनमेंट का सॉल्यूशन चेक करेगा, ताकि उसको पता चल सके कि यहाँ पे उन्होंने हमें क्वेश्चन जो है वो पूरे तरीके से क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं किया। यहाँ पे हमारी एल्स खत्म होती है और एल्स खत्म होने के बाद क्या हुआ कि हमारा रीड डाटा का सेक्शन जो है वो खत्म हो गया। अब नॉर्मल जो हमारा रीड डाटा का सेक्शन था वो सिर्फ इतना था। अब ऊपर ये जो इफ स्टेटमेंट लगी है और नीचे ये एल स्टेटमेंट लगी है, इसका मकसद सिर्फ यही था ताकि हम ये शो कर सकें। तो इसके अंदर सिर्फ इतना ही डिफरेंस था। यहाँ पे ये लेस देन, ये बैकस्लैश टी ये सिर्फ इसीलिए लिखा है कि हमारा ये जो आउटपुट है ये किस अलाइनमेंट में शो हो, ये सारी अलाइनमेंट वो है। तो उसके बाद अब बात आती है हमारे डिस्प्ले डाटा की। डिस्प्ले डाटा लिखा और डिस्प्ले डाटा के अंदर जैसे हम पहले करते थे, पर्सन के अंदर हमने पर्सन का रीड डाटा करवा दिया, स्टूडेंट में हमने स्टूडेंट का रीड डाटा करवा दिया। इसी तरह ये जो हमारा पास डिस्प्ले है, डिस्प्ले के अंदर हम एग्जाम का रीड डाटा करवा देंगे, जो हमारा एग्जाम का डिस्प्ले है। और यहाँ पे आके हमारी जो एग्जाम वाली क्लास है ये भी होगी ख़त्म। तीनों क्लासेस हमारी बन गई, तीनों के दरमियान में इनहेरिटेंस होगी। अब बात आती है मेन की। तो मेन में जाने के बाद हमने क्या किया कि सी आउट किया एंटर डाटा फॉर स्टूडेंट, यानी कि हमारी लाइन नंबर 1, ये जो सबसे पहली लाइन है हमारे आउटपुट के ऊपर, एंटर डाटा फॉर स्टूडेंट, वो लाइन हमने यहाँ पे शो करवाई है। और अब ये यहाँ पे क्यों करवाई है, क्योंकि आपको पता होगा कि जब भी हमारा प्रोग्राम एग्जीक्यूट होता है वो हमेशा मेन से स्टार्ट होता है। तो जब हमारा प्रोग्राम बन जाएगा तब मैं आपको बताऊंगा कि मेन से एग्जीक्यूशन कैसे शुरू होती है इसकी, हमारे इस असाइनमेंट वाले प्रोग्राम की, और ये कैसे कैसे हमारा डाटा शो करेगा। उसके बाद हमने यहाँ पे एग्जाम और ई नाम का हमने एक उसको जो है वो ऑब्जेक्ट असाइन कर दिया एग्जाम ई के नाम से। एग्जाम ई इसलिए किया क्योंकि यहाँ पे इनहेरिटेंस हो रही है, और जैसे इन्होंने हमें कहा था कि यहाँ पे जो है एग्जाम हमारी डायरेक्टली इनडायरेक्टली अटैच है पर्सन के साथ। इट मीन्स कि सबसे पहले हमारी वो जो क्लास एग्जीक्यूट होना शुरू हो तो 1 by 1 जो है हमारी इस क्लास तक, क्लास से अंदर से जाके पहुंचे, यानी कि हम एक ही ऑब्जेक्ट यहाँ पे असाइन करें और वो दूसरी क्लासेस को खुद ब खुद जो है वो पकड़ के लाए। तो यहाँ पे हमने सिर्फ और सिर्फ एग्जाम का एक ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल दिया। ये जो ई लिखा है इसकी जगह पे आप कुछ भी लिख सकते हैं, कोई फर्क नहीं पड़ता, ठीक है। उसके बाद एग्जाम जब हमने कर लिया तो एग्जाम करने के बाद हम क्या करेंगे कि एक हमने सी आउट किया, यहाँ पे हमने 2 की जो है वो न्यू लाइन की स्पेस दे दिया है, विच इज स्टूडेंट डिटेल। और ये कौन सा है स्टूडेंट डिटेल, ये जहाँ पे हमारा आउटपुट होना स्टार्ट होता है, ये वाला स्टूडेंट डिटेल्स, और आगे 3 डॉट्स हैं, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ गया स्टूडेंट डिटेल्स के बाद ये डॉट्स यहाँ में काफ़ी सारे डाले हुए हैं, आप ये चेंज कर लेना। और उसके बाद हमने क्या किया कि ई डॉट डिस्प्ले डाटा को कॉल करवा लिया। अब ये ई हमारे पास क्या है, ये वाला हमारे ऑब्जेक्ट का नेम। तो अगर आप ई चेंज करते हो तो आपको ये वाला भी चेंज करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ एफ लिखते हो तो यहाँ भी एफ लिख दीजिएगा, और उसके बाद डॉट डिस्प्ले डाटा का फंक्शन हम यहाँ पे कॉल करवा लेंगे। अब यहाँ पे प्रोग्राम की जो एग्जीक्यूशन है वो किस तरीके से होती है कि मेन में आए, मेन में आने के बाद ये लाइन एग्जीक्यूट हुई विच इज़ लाइन नंबर 1। उसके बाद यहाँ पे एग्जाम ई का जो है वो कॉल हो गया। इट मीन्स कि एग्जाम के अंदर यहाँ पे गए और एग्जाम वाला हमारी जो क्लास है वो कॉल होगी। जब एग्जाम वाली क्लास कॉल हुई तो सबसे पहले क्या आ गया, पब्लिक स्टूडेंट आ गया। तो यहाँ से वो क्या करेगा, इसको स्किप करेगा और चला जाएगा
स्टूडेंट क्लास के अंदर। जब वो स्टूडेंट क्लास को रीड करने आया तो वहाँ पे क्या हुआ, उसको मिल गया पब्लिक पर्सन, तो वो इसको स्किप करके चला जाएगा पर्सन क्लास के अंदर। स्किप से मुराद है कि वो इस सारे प्रोग्राम को छोड़ देगा और चला गया पर्सन क्लास के अंदर। अब पर्सन क्लास को इसने रीड आउट करना शुरू किया। अब यहाँ पे कोई और इनहेरिटेंस नहीं है तो उसने इसकी एग्जीक्यूशन स्टार्ट कर दी। यहाँ से सारी की सारी एग्जीक्यूशन हुई, वेरिएबल्स रीड किए, पब्लिक में गया, सी आउट किया, वैल्यूज़ ले ली, सी आउट किया, वैल्यूज़ ले ली। उसके बाद ये रीड डाटा के अंदर आके उसने सारी की सारी वैल्यूज़ को सी आउट करवा के रख लिया। रखने के बाद क्या हुआ कि वॉइड डिस्प्ले का डाटा, जब ये डिस्प्ले डाटा का फंक्शन जब एग्जीक्यूट हुआ तो उसने पर्सन के अंदर जो पड़ा हुआ था रीड डाटा का फंक्शन उसको हमें स्क्रीन पे शो करवा दिया। यहाँ पे जैसी क्लास खत्म हुई तो प्रोग्राम आ गया नेक्स्ट लाइन के ऊपर। अब उसने नेक्स्ट लाइन में लाइन नंबर 32 को रीड किया, यहाँ पे आया। अब यहाँ पे चूंकि इसको ये ऑलरेडी रीड कर चुका है तो अब ये इसको स्किप करेगा और यहाँ से रीड करना स्टार्ट कर देगा और यहाँ से इसी तरह सारा जो है वो रीड करता जाएगा। देन ये सारा रीड करने के बाद वो आ जाएगा नेक्स्ट लाइन पे और एग्जाम को रीड करेगा। चूंकि ये इसको ऑलरेडी रीड कर चुका है तो वो इसको स्किप करके बाकी के प्रोग्राम को रीड करेगा। यहाँ पे जब वो पहुंचेगा, इफ स्टेटमेंट में आपको ऑलरेडी समझा चुका हूँ तो यहाँ पे और टाइम नहीं वेस्ट करते और यहाँ पे करते करते हमारी क्लास जो है वो खत्म हो जाएगी। तो ये वाला पोर्शन जो है वो सारा जो है वो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब सारे का सारा डाटा एग्जीक्यूट होकर प्रोग्राम के अंदर पड़ा हुआ है। ये करने के बाद हमने क्या किया कि लाइन नंबर 93 के ऊपर ये एक मैसेज शो किया जो कि हमें शो हो रहा है यहाँ पे जाके। ठीक है, यहाँ पे जाने के बाद क्या हुआ, जब वो शो हो गया तो ई डॉट डिस्प्ले डाटा ने क्या किया कि ये जो ई ऑब्जेक्ट था इसने डिस्प्ले डाटा के नाम के जितने भी फंक्शन ऊपर पड़े हुए थे डिफाइंड सभी को एग्जीक्यूट कर दिया। तो पहले इसने इसको एग्जीक्यूट किया डिस्प्ले डाटा को। ठीक है, यहाँ पे डिस्प्ले डाटा ये पड़ा हुआ है, रीड डाटा यहाँ पे ये डिस्प्ले डाटा पड़ा हुआ है। तो ये डिस्प्ले डाटा चूंकि असाइंड है स्टूडेंट के साथ तो इसने इसको स्किप किया और चला गया स्टूडेंट क्लास के अंदर। स्टूडेंट क्लास के अंदर भी इसी तरह रीड डाटा के अंदर जो है वो डिस्प्ले डाटा पड़ा हुआ है। तो डिस्प्ले डाटा को इसने मतलब इसको स्किप किया और चला गया पर्सन क्लास के अंदर। स्किप क्यों किया, क्योंकि यहाँ पे हमने कॉल करवाया है डिस्प्ले डाटा। अब सिर्फ एक ही समझाऊंगा यहाँ पे, बाकी आप समझ लीजिएगा। तो डिस्प्ले डाटा हम चले गए पहले, सबसे पहले डिस्प्ले डाटा यहाँ पे हमें कॉल हो रहा है ये वाला लाइन नंबर 83 पे। डिस्प्ले डाटा के अंदर क्या चीज एग्जीक्यूट हो रही है, रीड डाटा। तो अब वो चला जाएगा रीड डाटा के पास। रीड डाटा के अंदर जो है सबसे पहले क्या चीज कॉल हो रही है, स्टूडेंट का डिस्प्ले डाटा। तो वो इसको स्किप करके चला जाएगा स्टूडेंट के डिस्प्ले डाटा के अंदर। स्टूडेंट के डिस्प्ले डाटा में आ रही है रीड डाटा स्टूडेंट की, और स्टूडेंट की रीड डाटा के अंदर आ रही है पर्सन का डिस्प्ले डाटा। तो इसको स्किप करके चला जाएगा पर्सन के डिस्प्ले डाटा में। पर्सन के डिस्प्ले डाटा के अंदर आ रही है पर्सन की रीड डाटा, और पर्सन की रीड डाटा की ये वैल्यू वो सबसे पहले एग्जीक्यूट करेगा। उसके बाद आएगा वो वापस स्टूडेंट की जो है वो रीड डाटा की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करेगा, और उसके बाद एग्जाम की रीड डाटा की वैल्यूज को एग्जीक्यूट करके हमारा प्रोग्राम जो है वो पूरा हो जाएगा। अब इसको मैं करता हूँ कंपाइल करने के बाद आप देखें कि कोई एरर नहीं आया, और अब हम इसको करते हैं रन करने के बाद जो है इस तरीके से आपके सामने जो शो हो जाएगा। और अब हम क्या करते हैं, एक साइड पे ये ओपन कर लेते हैं, दूसरी साइड पे हम ओपन कर लेते हैं अपना आउटपुट, और फिर हम देखते हैं कि हमारा आउटपुट बिल्कुल ठीक है या नहीं। तो ये जी है हमारा आउटपुट, और यहाँ पे हम ले आते हैं अपने वाला आउटपुट। और अब हमने क्या करना है कि वैल्यूज एंटर करनी है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे नेम के ऊपर देते हैं USMAN, और उसके बाद हम देते हैं यहाँ पे मेल, और उसके बाद यहाँ पे एज हम दे देते हैं 23, और यहाँ पे देते हैं 5203 रोल नंबर। इसके अंदर हम IT लिख देते हैं, सब्जेक्ट में हम मार्क्स दे देते हैं, और मार्क्स देने के बाद हम जैसे ही एंटर दबाते हैं तो उसने सेम टू सेम जो हमें आउटपुट चाहिए था वो हमें यहाँ पे शो करवा दिया। इट मीन्स कि हमारा ये बिल्कुल ठीक है। अब चूंकि वो मैंने इफ़ स्टेटमेंट यूज़ की है तो मैं उसको भी आपको बता देता हूँ कि वो कैसे काम करेगी। तो इफ़ स्टेटमेंट के अंदर क्या होगा कि जब हम वैल्यूज़ जो हैं वो गलत एंटर करेंगे अपने मार्क्स की, तो वो आपको कुछ भी शो नहीं करेगा। तो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ कि पहले तो वही शो कर लेता हूँ जो कि वहाँ पे है, अदरवाइज आप ये ना सोचें कि ये शायद वैल्यूज़ की वजह से चक्कर बना है। तो यहाँ पे आ जाएगा मेल, यहाँ पे आ गया 23, यहाँ पे आ गया 5203, यहाँ पे आ गया IT, यहाँ पे आप मार्क्स की बात आती है। तो मार्क्स में क्या करता हूँ कि पहले वाले मार्क्स जो हैं वो 100 से बड़ी वैल्यू रख लेता हूँ, दूसरी वैल्यू जो है वो मैं ठीक रख लेता हूँ जो कि यहाँ पे 85 ही है। तो यहाँ पे आप देखें कि इसने मुझे एरर मैसेज शो कर दिया, मार्क्स शुड इन बिटवीन 0 to 100। ठीक है, तो ये मकसद है उस इफ़ वाली जो है वो लाइन को यूज़ करने का, ताकि जब भी हमारी मार्क्स की जो वैल्यू है वो अगर गलत एंटर की जाए तो वो क्या करे कि हमें
ऊपर जो एक एरर है वो शो कर दे कि आपकी जो वैल्यू है मार्क्स की वो इन बिटवीन होनी चाहिए 0 to 100, और अगर हम इसको ठीक एंटर करेंगे तो हमें यहाँ पे उसका जो डाटा होगा वो शो कर देगा। अब चूंकि बाकी वैल्यूज़ तो ठीक थी तो हमें उनको ब्रेक करने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। तो ये कंसेप्ट था इफ़ एल्स का, मैंने यहाँ पे यूज़ किया और ये आपको बाकी के कहीं भी प्रोग्राम्स में नहीं मिलेगा। अब चूँ इसको यूज़ करने का मकसद सिर्फ और सिर्फ ये है कि यहाँ पे इन्होंने मैक्स 100 लिखा हुआ है तो हमें 100 तक की लिमिट लगानी पड़ेगी। अब ये बच्चों वाली चीज़ नहीं है, यहाँ पे कुछ सादा C++ नहीं है कि आपको ये भी बताते, तो मुझे ये लगता है कि इसलिए उन्होंने यहाँ पे आपको नहीं बताया। तो ये था आपका जी हमारा CS304 का असाइनमेंट का सलूशन। आई होप आप लोगों को समझ आ गई होगी और इसका जो है वो लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और वहाँ से आप इसको डाउनलोड भी कर सकते हैं और आप जो चेंजिंग मैंने आपको बताई है जहाँ जहाँ पॉसिबली थोड़ी थोड़ी कर सकते थे वो आप कर लीजिएगा, ठीक है। ओके, सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, और इस वीडियो को बाकी के साथ काफ़ी शेयर कीजिएगा। बिल्कुल इजी था बट बनाते बनाते जो है वो टाइम जो है वो मेरा काफ़ी कंज्यूम हुआ है। ऑलमोस्ट मैं 12 बजे शुरू हुआ था और अब 4 बज चुके हैं, तो अब जाके असाइनमेंट बन के मेरी वीडियो जो है वो सिर्फ बनी है। अभी मैंने इसको एडिट करना है फिर अपलोड करना है, तो काफ़ी टाइम लगता है। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड प्लीज़ लाजमी शेयर कीजिएगा। टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।